जैसे कि डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्रीज़ की। जब हम बात करते हैं फैसिलिटेशन की भी, फैसिलिटेट किया भी जाता है, फिर भी हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ की हमें परफॉर्मेंस दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी ये सोचना होगा कि कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। रेहान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी आपको एक नक्शा खींच दिया पूरा कि हमारा बुनियादी मसला क्या है। बुनियादी मसला ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर दिया है, तो आपने फैसिलिटेट क्या किया इंडस्ट्री को? पहले मुझे ज़रा ये कोई समझा दे। हमें इंडस्ट्री को आज तक किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया है। आप इंडस्ट्री को अगर फैसिलिटेट करना हो तो आप एक सबसे पहले आप उसका एनर्जी का रेट फिक्स कर दें और उसको आप यूएस डॉलर्स में फिक्स करें। यानी देखिए हमारा कंपटीशन किसके साथ है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त हमारा रीजनल कंपेटिटिव कंट्रीज के साथ हमारा कंपटीशन है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जो चीज़ मैन्युफैक्चर होकर पाकिस्तान में आ रही है उसकी एनर्जी कॉस्ट अगर हमसे कम होगी, चाइना की एनर्जी कॉस्ट 6 सेंट है, हमारी एनर्जी कॉस्ट आज 11 सेंट है बिजली की, और गैस की कॉस्ट हमारी तो पता नहीं, अब समझ ही नहीं आता गैस का रेट क्या है, क्योंकि हर महीने एक नया रेट लग के आ जाता है। तो गैस तो लोगों ने वैसे ही इस्तेमाल करनी इंडस्ट्रीज ने बंद कर दी है। तो जब आपकी ग्रिड की कॉस्ट या आपकी गैस की कॉस्ट, आपकी एनर्जी कॉस्ट, आपके टैक्सेस का रेट, आपका विदहोल्डिंग टैक्स, ये सारी वो इनएफिशिएंसीज हैं जो ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के वक्त इसको इस्तेमाल करके इंपोर्ट होने से, इंपोर्टेड आइटम से लड़ सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आप इन चीज़ों को रैशनलाइज करें। आप एक 10 साल की पॉलिसी बनाएं और आप सीधा सा फॉर्मूला कर दें कि जी डॉलर ने बढ़ना है या कम होना है, आप डॉलर के अंदर एनर्जी रेट को फिक्स कर दें। उससे आपकी इंपोर्ट इंडस्ट्री भी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी चल पड़ेगी। पहला काम तो आप ये कर लें। दूसरा काम ये है कि जो आप इंडस्ट्री को चलाने की बात करते हैं और उसको फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, ज़रा आप एक दिन के लिए मेरी फैक्ट्री आ जाइए। सुबह से शाम तक 11 से 12 डिपार्टमेंट्स आएंगे। कोई लेबर वाला आ जाएगा, कोई एनवायरमेंट वाला आ जाएगा, कोई ईओबीआई से आ जाएगा, कोई कहीं से आ जाएगा, और वो अंदर आके और वो सर्वे करेंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे और फिर आपको पता है फिर क्या सब कुछ होता है। तो उसके बाद मैं आधा दिन बैठ के इनको डील करूं। उसके बाद अगर मुझे कोई अपना अप्रूवल चाहिए या मुझे अगर कोई बिजली या गैस का या कोई टैक्स का काम करना है तो मैं टैक्स के दफ्तरों के चक्कर लगाऊं। तो और उसके बाद जिस रोड पे मैं जा रहा हूं वो रोड भी टूटा हुआ है, और मुझे अगर फैक्ट्री से पानी बाहर निकालना है तो पानी की लाइन भी नहीं है। जरा मेरी बात ऐसा माहौल, जी मैं इसमें यही एडिशन करूंगा कि इसी माहौल के लिए जो सनतकारों की मुलाकात होती रही है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, उसमें ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने रखे हैं। ज़ाहिर है सनतकारों की मुसलसल मुलाकातें होती रही हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी, मुआशी टीम के साथ भी। तो फिर वहाँ पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाते हैं, क्या मुतालबात सामने रखे जाते हैं कि कोई मसला हल नहीं हो पाता? सर देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी एनर्जी मिनिस्टर साहब को बोला था कि आप इनकी क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दें, और एनर्जी मिनिस्टर साहब ने काफ़ी हद तक क्रॉस सब्सिडी कम भी की है। हमारा टैरिफ कोई 2022-23 के अंदर 15 सेंट था, अब वो 12 सेंट पे आ गया है। 3 सेंट हमारा टैरिफ कम हुआ है। एनर्जी मिनिस्टर साहब ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, और ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद आपका जो गैस का लेवी का मसला है, वो हमने IMF ने बोला जी लेवी लगा दें। वो लेवी लगाने के बाद गैस जो है वो ग्रिड से भी महंगी हो गई, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री दूसरी वजह से डिस्टर्ब हो गई। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ हैं। तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में पंजाब में तो आपको पता है कि वहाँ पे तो काम फिर भी हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट भी माशाल्लाह अब तो कुछ कोशिश कर रही है। अभी कोई इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ इनकी बात भी हुई है, कुछ उन्होंने फंड्स भी दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। लेकिन दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। यू आर फाइटिंग फायर एवरी डे, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। मैं सुबह उठ के ये देखता हूँ कि मैंने आज अपनी फैक्ट्री को चलाना किस तरह है, या मैं ये सोचूं कि मैं फैक्ट्री को बढ़ाना किस तरह है। तो मैं इस सोच से जब तक बाहर नहीं निकलूंगा कि मैंने अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, मैंने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, या मैंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, ज़्यादा लेबर कैसे एम्प्लॉय करनी है, तो जब तक मेरी ये सोच नहीं होगी और मैं छोटे छोटे मसलों में ही फंसा रहूंगा कि मैं बिजली का बिल कैसे दूंगा, मैं गैस का बिल कैसे दूंगा, मैं टैक्स कैसे, सेस कैसे जमा कराऊंगा, ये पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो मैं आगे की तो नहीं सोच सकता ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अली साहब, जैसा कि इस वक्त रेहान साहब कह भी रहे हैं कि जाहिर है अगर सर्वाइवल मोड में ही इंडस्ट्रीज रहेंगी तो फिर वो कैसे सोचेंगी एक्सपैंड का। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त जो है वो फराहम करना हुकूमत का काम है, और अगर वो फराहम नहीं किया जाता तो फिर हमें इस बजट के आने में अगर किसी किस्म का रिलीफ दिया भी जाता है तो फिर इंडस्ट्रीज का चलना तो हम नहीं देख रहे इस बजट के बाद भी। देखिए, एक बड़ी आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से बहुत रेलेवेंट है, और वो ये है कि हुकूमत का ये दावा है कि पिछले साल हुकूमत ने और फेडरल वफाकी काबीना ने 600 से ज़्यादा माशी रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं,
जिसका ताल्लुक ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के साथ है, जिसका ताल्लुक जिसका ताल्लुक बिजनेस चलाने से है, बिजनेस फैसिलिटेशन से है। जिन मुख्तलिफ इदारों की अभी रेहान साहब बात कर रहे थे, उन इदारों को स्ट्रीमलाइन करने से है। और हुकूमत का दावा ये है कि जब ये यानी रेगुलेशन अब चूँकि कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है, तो ज़ाहिर है ये असूली तौर पर सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। अब उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो अभी तक बिजनेसेस रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फर्म्स रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। इसी तरह ही अभी हुकूमत ने कुछ महीने पहले आसान कारोबार एक्ट बनाया, और आसान कारोबार एक्ट की अभी स्पिरिट यही थी कि जी हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें। लेकिन वो जो एक हमारे यहाँ सिंगल विंडो का एक कॉन्सेप्ट आ गया, वो भी बड़ा मिसयूज़ होना शुरू हो गया है कि वो सिंगल विंडो तो बन जाती है, यानी उसका जो इंटरफेस है वो बन जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, मगर उसके जो पीछे सिस्टम्स हैं पूरे कॉम्प्लेक्स हैं रेगुलेशंस के, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होते। इस वक्त जो एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सूबाई और विफाकी सतह के ऊपर अगर आप रेगुलेटरी इदारों को जमा करें तो तकरीबन 1003 इदारे हैं। 1000 से ज़्यादा रेगुलेटरी इदारे हैं पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो जो बिज़नेस कर रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसी भी अच्छे लेवल का बिज़नेस कर रहा है, तो अपने अपने शोबों में उसको बहुत से ऐसे इदारों से वास्ता पड़ता है जो कि डुप्लीकेशन का बायस बनते हैं, जो कि आपके लिए इनएफिशिएंसी लेके आते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली करप्शन का बायस बनते हैं। क्योंकि जितनी इंटरेक्शन आपके इदारों से होगी बतौर बिजनेसमैन, वो उतना ही आप एक मौका फराहम करेंगे बार्गेन का। उसमें ज़ाहिर है फ्रैंकली स्पीकिंग सारे बिजनेसमैन भी फेयर बुक्स नहीं रखते हैं, वो भी 2 नंबर और 3 नंबर किताबें रखते हैं। चूँकि मेरा तो इसमें ये मौक़िफ़ है कि पॉलिसी जो भी आती है, चाहे वो टैक्स पॉलिसी है, वो बिजनेस रेगुलेशन पॉलिसी है, वो इंसेंटिव पैदा करती है इस तरह के थेफ्ट के, और लोगों को, अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें, तो लोगों को चोर बना देती हैं हमारी पॉलिसियाँ। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसने सर्वाइव करना है, उसने अपने प्रॉफिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अगर आप उसको तरीके से डील नहीं करेंगे, उसको मजबूर करेंगे कि जी आप ये भी दें और इसमें भी हिस्सा दें और इसमें भी हिस्सा दें, तो उसने फिर और तरीके से अपना पैसे पूरे करने हैं, उसने अपना घर भी चलाना है, कारोबार भी चलाना है। तो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसके जो असरात जब तक नहीं हमें मिलेंगे कि जी हमारे बिजनेसेस जब तक नहीं कहेंगे कि जी वो 600 जो आपने अप्रूव किए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो हम तक पहुंच गई हैं, आपका बहुत शुक्रिया, तो तब हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स का असर हो रहा है। रिफॉर्म्स का असर हो रहा है। रियान साहब, फिर हम यही कहें कि जो दो बुनियादी बातें हमें समझ आती हैं कि एक तो जो कंप्लाइंस का सिस्टम है उसमें ज़ाहिर है एक ईज़ पैदा होना चाहिए, और सेकेंडली रीजनली कंपेटिटिव होने के लिए फिर ज़ाहिर है हमें सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, हमें इस तरीके से टैक्सेशन होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ की कि वो चल सकें, रीजनली कम्पीट कर सकें, और फिर हमारी ज़ाहिर है फिर एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ पीछे जरूर जा रहे हैं। पिछले 5 साल से बिजली का इंडस्ट्रियल लोड जो है वो स्विच हो रहा है, कभी कैप्टिव पे और कभी ग्रिड के ऊपर, लेकिन वो स्टैग्नेंट है। वही 3300 3400 मेगावाट बिजली जो है कंज्यूम हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, और वो ना बढ़ रहा, कम हो रहा है, बल्कि कुछ उसमें सोलर पे भी अगर शिफ्ट हो गया तो जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज आ रही है उस हिसाब से तो हमारी इंडस्ट्री का आज जो लोड होना चाहिए वो 8000 मेगावाट होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा ना। आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। मेरी फैक्ट्री के बाद मेरी फैक्ट्री का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। अभी कोई एक्ट पास हुआ है कि जिसमें वो नेम प्लेट अगर आपने बाहर लगाई हुई, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडवर्टाइजमेंट। तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट आ गया, वो कह रहे थे जी आपकी फैक्ट्री कितने से चल रही है? मैंने कहा जी 20-25 साल से चल रही है। तो उन्होंने आके बोला कि जी आप 25 साल का टैक्स जमा करा दें, आपने अपनी फैक्ट्री के बाहर अपना नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं, मतलब दुनिया में किस जगह इस तरह होता है? अब आप मुझे बताएं कि मैं पूरा दिन बैठ के यही वाले काम करता रहा हूं, या मेरे से जिस तरह पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री वो इन्हीं कामों में उलझी रहे। भाई फैक्ट्री के बाहर अगर नाम नहीं लिखेंगे तो हमारे पास टीसीएस से नोटिस कैसे पहुंचेंगे, या लोग हमारी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे?